ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? काइंडली बता दे एक दफा। ये आई गेस स्टार्ट करना था, कंप्लीटली स्टार्ट नहीं किया। अच्छा जी, तो आज ये सेकंड बैच की पहली क्लास है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे साथ साथ। आपका ये कोर्स क्या है, मैं कौन हूँ, आप कौन है, ये सब बातें करते हैं और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। बिफोर आई स्टार्ट this proper session with you all, I would like to introduce myself. My name is Shazib Paracha. I'm a qualified chartered accountant and an ACCA member. So in terms of qualification, I'm capable to teach this particular subject. If as far as my teaching experience is concerned, I've been teaching since 6 years in multiple stream like O levels, A levels, ACC and CA students. So it's not my first time that I'm teaching in front of you. I have been teaching since last 6 years. And secondly, I've been providing counseling session and public speaking session to general public. Uh, last, I've been also run my IT sector, like I've been running my own software house by the name of Texol 360, in which we are providing ERP system and multiple other areas through which we collaborate with other companies and provide the services as they want, customized services. ठीक है, तो ये तो था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ज्यादा डिटेल जाननी है तो किताब दे दूंगा, पढ़ते रहना। ठीक है, अब ऐसा है कि ये बैच सेकंड बैच है, तो मुझे जरा ये बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। नॉन कॉमर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे ऐसे कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो आप जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, ए लेवल्स किया है, इंटरमीडिएट है, या मैट्रिक के बाद घर वालों ने बोला अब यहाँ पर ही रहना, शक्ल नहीं दिखाना। तो कौन है, मतलब आपने क्या किया है, आपसे पूछते हैं। इंटरमीडिएट किया हुआ है, साइंस से किया हुआ है, आपका इंटरमीडिएट, मोस्टली इंटरमीडिएट के ही है। कोई है ओ लेवल्स ए लेवल्स का? आप है, क्या किया आपने? ए लेवल्स, ग्रेट। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने भी लिया था। 10 बच्चे ऐसे हैं, 15 बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और 10 बच्चे कौन से बैकग्राउंड के हैं? कॉमर्स के। अब होगा ये कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अच्छा सॉरी मैं आप लोगों को भूल गया कि यहाँ पर ऑनलाइन भी है, जिसमें मनिया कह रही है वालेकुम सलाम मनिया, और रबिया कह रही है प्री मेडिकल, मोहम्मद अली कह रहे हैं कॉमर्स। ठीक है मनिया, आप कहाँ से हैं, मतलब क्या किया आपने? इंटरमीडिएट, प्री मेडिकल, ठीक है। फातिमा भी कह रही है प्री मेडिकल, दैट्स ग्रेट। ठीक है, प्री मेडिकल। देखिए हमारी मेजॉरिटी क्लास के अंदर प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, यानी जिन्होंने आज से पहले बिजनेस की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी। तो दो चीजें आपको मेक श्योर करनी है। पहली चीज ये कि आपके पास, आपको जैसे पता होगा कि आपके पास दो तरह की फैसिलिटीज हैं। नंबर 1 फिजिकल आके पढ़ना, नंबर 2 ऑनलाइन पढ़ना, और नंबर 3 उसकी रिकॉर्डिंग देखना। जो बच्चे यहाँ पर है, मेक श्योर वो हर क्लास पे प्रेजेंट रहे। कभी कोई मसला आ जाता है तो फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म, अगर हो सके तो, वरना आप बाद में इन्फॉर्म कर दें कि ड्यू टू दीज रीजंस आई एम नॉट
एबल टू कंडक्ट। तो इस तरह की जब आप बात करेंगे तो आपकी एब्सेंट मार्क नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा प्रॉपर एब्सेंट रहा उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। उसका रीजन कि रिकॉर्डिंग आपके लिए तब बेनिफिशियल है जब आप उसे यूटिलाइज करें, और जब आप फिजिकल आ सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग को एज अ एक्स्ट्रा फीचर यूज करें, ना कि प्रायर फीचर। समझ आ रही है बात? अब मेरा पढ़ाने का तरीकेकार क्या है, मैं दो तरीके से पढ़ाता हूँ। पहले मैं आपको स्लाइड से जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको विजुलाइज करवाऊंगा, फिर इसके बाद बुक रीडिंग होगी। बुक रीडिंग में, अच्छा बुक रीडिंग क्यों होगी? बुक रीडिंग का मसला ये है कि बहुत से बच्चे, किसी की लिंग्विस्टिक का मसला है, किसी को प्रोनाउंसिएशन का मसला है, किसी को आईटीवी समझ नहीं आएगा जब वो रीड करेंगे, और विदाउट रीडिंग अ बुक यू कैन नॉट पास द पेपर। सिर्फ शाहजेब के लेक्चर की वजह से आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि आई कैप शाहजेब ने क्या पढ़ाया उससे पेपर नहीं बनाता। आई कैप पेपर बनाता है जो पीआरसी 5 की जो बुक दी हुई है उससे पेपर बनाता है। शाहजेब क्या करेगा, जिस तरह इस बुक में लिखा हुआ है उसको आसान करके आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट जो वर्डिंग यूज हो रही है वो आपको पता कब चलेगी, जब आप बुक को रीड करेंगे। बुक को रीड करने के बाद आपको थिक एंड थिन का पता चलेगा कि अच्छा एग्जामिनर इस बात को इस तरह से कहता है, इस तरह से ही पूछेगा। तो बुक बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंडिंग देगी कि किस तरीके से आपने एग्जामिनर के एक्सपीरियंस को फील करना है, एग्जामिनर इस चीज को किस अंदाज में बोलता है और किस अंदाज में आपसे पूछ सकता है। तो बुक आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर टॉपिक के बाद हम इस बुक की समरी बनाया करेंगे, चैप्टर की समरी बनाएंगे, ताकि आपके पास एक शॉर्ट हैंडआउट अवेलेबल हो जो आपने बनाया है, ना कि मैंने बना के। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हमारे पास यहाँ पर आपके नजर आ रहे होंगे 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10। यानी कि आपका पीआरसी कितने चैप्टर्स पे है? 10 चैप्टर्स पे। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स काफी इजी है। वैसे तो सब कुछ इजी है। इजी इन द सेंस ये है कि जो बातें आज भी मैं आपके साथ करूंगा वो कोई इतनी ज्यादा नहीं होंगी कि किसी साइंस बैकग्राउंड वाले को हो सकता है समझ ना आए। वो हर किसी को समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन कॉमन सेंस है। हम ट्राई करेंगे रिलेट करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, देन हम अपने आप को मूव करें टुवर्ड्स दी रियल एग्जाम्पल्स, कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स। तो आज की क्लास में जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो मैं पढ़ाऊंगा वो इन 3 टॉपिक का मिक्सचर होगा। यानी कि वो ये 3 टॉपिक को जो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उसकी फाउंडेशन के लिए जो मैं आज आपको चीज दिखाऊंगा वो होगी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट बातें, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आए जी, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कोई सवाल? बेसिकली आपका ये जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस है। आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, तो जब एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं तो उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने लगती है, क्योंकि अब आपको 4 क्वेश्चंस में से किसी एक को करेक्ट करना है। अब वो एक कितना ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमें तो सब चीजें सही लगती है 4 ऑप्शन में से, है ना। अब जब ए बी सी डी सब सही है लेकिन टिक एक कर रहे हैं तो कौन सा बेस्ट करें, तो ये चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बुक रीड करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहली क्लास हमारी है और हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो ये मैं बताता चलूं कि बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस किसे कहते हैं? जी, बिल्कुल ठीक बात कही। यानी कोई भी ऐसी जगह जहां पर मैं अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल करूंगा और सेल करके मैं क्या अर्न करूंगा? पैसे कमाऊंगा। बिजनेस इसी को कहते हैं। अब एक छोटा दुकान वाला हो या एक बड़ी कंपनी हो, उन सब का पर्पस क्या होता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे हमें डबल होके मिले। और डबल होके कैसे मिलेंगे? कुछ ना कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो बिजनेस का मतलब तो सबको पता है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, बिजनेस आज एक बंदा उसे चला सकता है। जैसे एक छोटा सा दुकान वाला है, पान वाला जिसे कह रहे हैं, उसका बिजनेस कितना छोटा है, वो खुद ही ओनर है,
खुद ही चीजों को संभाल सकता है, खुद ही चीजों की मार्केटिंग कर सकता है, खुद ही कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ता जाएगा, वो कल रेडी से दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा, तो उसे क्या जरूरत होगी? लोगों की जरूरत होगी ना। यानी कि वो अपने पास क्या रखेगा? एम्प्लॉयज रखेगा। जब वो एम्प्लॉयज रखेगा तो एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन होगी, उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गाड़ियों में जितने भी कस्टमर आएंगे उनको डील करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो यहाँ पर डाइन इन करेंगे उनको आपने ख्याल रखना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सबसे ऑर्डर लेना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने काउंटर पे कैश को संभालना है। अब ये तमाम चीजें आपने क्या आईटीबी की बुक पढ़ी थी और समझे? नहीं ना। आपको पता है ना कि चीज अगर मैनेज हो जाए, हर किसी को उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दे दी जाए, तो काम को मैनेज करना कितना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे तो हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए बाजी के पास। जाते थे ना। कौन कौन गया है बाजी से पढ़ने? और कौन कौन यहाँ बाजी बन चुका है, पढ़ा रहा है? कोई ऐसा है? आप बाजी बन चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, बाजा बन गए आप। तो ऐसा है कि अब आप पढ़ा रहे हैं। अब जब आपके पास स्टूडेंट आता है, तो अगर कोई आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर है तो कोई मसला नहीं है कि लेट सपोज अगर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाजियां क्या करती हैं? वो किलो के हिसाब से पढ़ाती हैं। 3,000 रुपए दो, 7 सब्जेक्ट पढ़ लो। अब उनमें से भी वो डंडी मारती है किसमें? जो सब्जेक्ट उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी के काम करवाती है, बाकी हाँ ये कर लेना ना। ऐसे ही टोपी चल रहा होता है ना। अब ये क्या है? जब एक इंसान को मल्टीपल चीजें पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ एक्सपर्टी की वजह से वो अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को मेंटेन नहीं रख सकता। फिर जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपको बाजी का कॉन्सेप्ट बुरा लगने लगता है। आप कहते हो कि यार मुझे एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर से पढ़ना है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन मैटर करती है मेरी स्टडीज के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मिस्टर एक्स पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 तक पढ़ा रहे हैं, सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है, शाम 6 बजे तक क्लास पढ़ाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्वालिटी बेहतर हो सकती है? आप खुद बोर हो जाओगे, अबे सुबह से इसकी शक्ल देखते हैं, भाग ही नहीं रही है। ठीक है ना। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो हम क्या करते हैं? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो अब जो बातें मैंने आपके सामने की, क्या इसके लिए आपको आईटीबी पढ़ने की जरूरत थी? नहीं, यू नो ऑलरेडी। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जो हमें ऑलरेडी पता है उसको कहते क्या है आईटीबी के अंदर, उसे देखेंगे। ऐसा अच्छा, ये एग्जाम्पल्स, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि कोई अपने आप को एलियन फील ना करे कि यार मैंने तो कभी साइंस पढ़ी नहीं, कॉमर्स पढ़ी नहीं, मैंने तो ये सब्जेक्ट देखा नहीं, तो अब अगर मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं उस तरीके से परफॉर्म ना कर सकूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं वो, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज से रिलेट किया गया ना। हम कहते हैं ना यार इस काम को ऑर्गेनाइज करो, अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज करो। आप जब सबके अपने अपने रूम होंगे, तो आप अपने कमरे को या अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज क्या करते हैं? क्या आप अपने कमरे को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपने पास एक पर्पस रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं कि मुझे अपने रूम को साफ रखना है, तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है। ठीक है ना। आपने कहा यार मुझे एक डस्टबिन की जरूरत होगी कि जो जो खराब चीजें, गंदी चीजें मेरे कमरे में है, वो मैं उसमें, यानी कि अब आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ऐसी रिसोर्सेस को जमा किया जिससे आप अपना वो टारगेट अचीव कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल चाहता है बिजनेस करना, और बिजनेस क्यों करना चाहता है? ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सके। जब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएगा तो वो ऐसे नहीं कमा सकता। he or she needs some tools through which he can or she can achieve their desired objective, goals or aim or target। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन टूल है जो मेरे और आप जैसे लोग यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सीए करना था, अब आप सीए करना है, तो सीए करने के लिए ऐसा हुआ कि भाई एक काम करते हैं, पहले पीआरसी 4 पीआरसी 3 की क्लासेस ले लो, फिर इसके बाद पीआरसी 1 और पीआरसी 5 की क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर इसके बाद जाके पीआरसी 2 की क्लास होगी। क्यों भाई? क्योंकि एक काम करते हैं ना, जो आसान आसान सब्जेक्ट है पहले निपटा देते हैं, फिर मुश्किल सब।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें हर चीज को पैरेलल लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने हर चीज को पैरेलल लेके नहीं चले तो हो सकता है हम चीजों को कहीं बहुत ज्यादा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एज अ टीचर मेरी क्लास में मोस्टली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, तो हो सकता है कभी किसी बात को समझाने के लिए मैं 10 एग्जाम्पल दे दूं, कभी किसी बात को समझाने के लिए मैं 4 एग्जाम्पल दे दूं। तो अगर मैं चीजों को जहां ड्रैग करूंगा तो वहां हो सकता है बच्चा बोर हो जाए, अबे यार नींद आ रही है। जहां मैं चीजों को ड्रैग नहीं करूंगा वहां बच्चा कहेगा यार सर ने डंडी मारी है। अब मुझे क्या लेके चलना है? मुझे लेके चलना है कि यार मुझे अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, और पता कैसे चलेगा? आप जब क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे कि सर, मुझे लगेगा कि यार ये इस पर्टिकुलर हेडिंग में तमाम बच्चों को मसला है तभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, वापस से इस पूरी हेडिंग को मैं समझा देता हूं। तो वो पता कैसे चला कि नीड क्या है? जब आप लोगों ने उसके सवाल मुझसे पूछना शुरू किए। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के टूल को यूज कर रहा हूं। क्यों? ताकि मैं अपने डिजायर को कंप्लीट कर सकूं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 10 चैप्टर हैं। मैंने तमाम चैप्टर को आज थोड़ा थोड़ा पढ़ाना अगर शुरू कर दूं तो आप बोलेंगे आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, हमें ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन आज की क्लास में आज आधा चैप्टर भी हो जाए तो आपको पता होगा कि यार क्लास जब एंड हुई पौने बारह बजे एंड होनी है ना, तो उस टाइम पे हमने कितना अचीव कर लिया? आधा चैप्टर अचीव। अब आप जब सीए में एडमिशन लिया तो आप नीचे आए होगे, नीचे कौन सा रूम नंबर 4 है ना, वहां आप आए और आपने ली ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन लेके आपने कहा कि यार दीज आर द पीपल हु कैन हेल्प मी टू अचीव माय डिजायर, ऑब्जेक्टिव और गोल्स। ठीक है ना? सो बेसिकली आफ्टर taking the orientation session you've decided to arrange a social connection with us by paying the amount। मुफ्ते में तो कोई सोशल अरेंजमेंट नहीं करना ना, चाहिए भाई ऐसे। ठीक है, करना है कर लो, दो भी तो सही ना, कावड़िए दो। तो बहरहाल आप लोग यहाँ आए, आपने कहा कि सर हमें एडमिशन लेना है, क्या फीस प्रोसीजर है, क्या डिस्काउंट है, क्या टाइम टेबल है, सो एंड सो फोर्थ। जब आपने फीस दे दी या फीस आपको इंस्टीट्यूट ने कहा कि यार स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लासेस आप डेमो ले सकते हैं, इस तरह की कोई चीज ताकि जेलअप हो सके, ताकि आप ये देख सके कि आप जिस इदारे में आके पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो क्या इतना हेल्पफुल है कि आपको चीजों में कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी आपने क्या कहा? आपने कहा मुझे सीए करना है, और मैंने कहा मुझे सीए करवाना है। सीए में पीआरसी 5 आप लोगों ने पास करना है, मुझे पास कराना है, तो मेरा और आपका एक रिलेशन बन गया इस क्लास में आके। इस क्लास के बाहर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह है, लेकिन जब क्लास में आते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे पे भी है जितनी है। अदर देन दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ आ रही है बात? जब मिसाल के तौर पे अगर आपकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही या आपका गाड़ी वाला नहीं आता आपको पिक करने के लिए, तो अब मैं क्या करूं? मैं आ जाऊं बाइक लेके या गाड़ी लेके? क्या करूं मैं कि बच्चों को पिक करते करते पीआरसी 5 की क्लास में आ रहा हूं मैं? कैसा अजीब लगेगा ना, हॉर्न मार रहा हूं, आ जाओ। फिर इसके बाद जब हमें ये चीज अचीव करनी थी तो हम पीआरसी 5 की क्लास अगर रोड पे रख देते तो कितना अजीब लगता। हर कोई गुजर रहा होता, ठीक है ना, मक्कई वाला गुजर रहा है, डॉगी गुजर रहा है, वो भी सुन रहा है शाहजेब राजा क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ताकि वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके। कोई भी गुजर रहा है एक्स वाई जेड, यानी कि हमें ये देखो, आप लोगों को जो यहाँ बिठाया है, सिर्फ आप ही लोगों को क्यों बिठाया? क्यों बिठाया? हमने हर किसी के लिए ओपन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। यानी कि जिसके पास डिजायर होगी उस काम को करने के लिए वही आके हमसे अरेंजमेंट बनाएगा। जब वो हमसे आके अरेंजमेंट बनाएगा तो उसको हम ट्रीट करेंगे अलग अंदाज में, एक सेपरेट बाउंड्री, एक सेपरेट क्लास में। बहुत से बच्चे यहाँ वॉक इन आते हैं और कहते हैं कि यार हमें एसीसीएस सीए करना है। हर किसी को तो क्लास में नहीं बिठाते ना। जो अपनी इंटरेस्ट को मैक्सिमम लेवल तक शो करता है और कहते हैं कि यार क्लासेस कब से स्टार्ट हुई, तो हम कहते हैं कि भाई आ जाओ, पीआरसी 5 की क्लास फला फला दिन स्टार्ट है, आके आप बैठ जाए। तो हमने एक सेपरेट बाउंड्री दे दी ताकि अब कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई हसल ना आए,
कोई बैरियर ना है उस चीज को अचीव करने में। सही है जी। तो चीजों को अचीव करने के लिए वी नीड ए सेपरेट बाउंड्री। आपने भी देखा होगा कि जब आप पढ़ते हो तो घर का एक कोई कोना मुकर्रर करते हो कि यहाँ पर बैठ के पढ़ना है। अब वो ड्राइंग रूम हो या आपका स्टडी रूम हो या आपका कोई भी रूम ना हो, आप यहाँ के लाइब्रेरी में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, ऑनलाइन में जितने हैं भाई, समझ आ रहा है? चले जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप जब पढ़ने लगे, हमारी क्लास चलने लगी, पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट क्लास हुई। नेक्स्ट क्लास से पहले मैंने बोला जरा बताओ क्या नाम है आपका? फातिमा। मैंने कहा फातिमा बेटा बताओ पहली क्लास में क्या पढ़ा था? इन्होंने बोला कि दिस 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 एंड दिस। अब ये क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जहीरुद्दीन। मैं कहा मोहम्मद जहीरुद्दीन जरा बताओ, हमने ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीजें पढ़ी थी, वो कौन सी थी? जहीरुद्दीन भाई ने क्या बताया? ये 4 चीजें हमने। अब ये जो सवालात हैं, Q&A है, जिससे क्या पता चल रहा है आपकी परफॉर्मेंस जो पिछली क्लास में थी, क्या आप उसे सस्टेन रख पाए हैं कि नहीं। अगर सस्टेन नहीं रख पाए, इट मींस यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन अ सेल्फ बेसिस। आपको सेल्फ बेसिस पे क्या करनी पड़ेगी? स्टडी को कंप्लीट करना पड़ेगा। और मिनिमम दिन में आधा 1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना चाहिए, जिस तरह से भी आप उसको एलोकेट करें। तो आफ्टर providing the separate boundaries, I have to supervise, I have to check कि either you are performing well or not. If you are not doing well, I need to ask कि भाई क्या रीजन है? मेरे पढ़ाने में मसला है, आपके समझने में मसला है, लिंग्विस्टिक बैरियर है, कोई वोकैब समझ नहीं आती, क्या वजह क्या है? छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, सवाल पूछते हुए डर लगता है, क्या रीजन है? समझ आ रही बात? तो इसलिए आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल्स के अंदर क्या होता था? मिड टर्म होते थे, बाय मंथली होते थे, जिसको हमने कभी जिंदगी में सीरियस नहीं लिया। हमने बोला पढ़ाई होगी तो फाइनल में, ठीक है ना। तो घर वालों को भी पता होता था भाई यार मिड टर्म में तो कोई बात नहीं, वो इतना सीरियस भी नहीं लेते थे, उन पीटीएम में जाते भी नहीं थे जिसमें मिड टर्म या बाय मंथली। चलो मिड टर्म में तो फिर भी चले जाते थे, बाय मंथली में नहीं जाते थे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे जो बाय मंथली में ऐसे आते हैं कि फाइनल चल रहा है, कि मेरे बच्चे के क्यों आ गए 24-25 में से, तो मेरी तो सड़ जाती है भाई, भाग जाओ इससे पहले कुछ हो जाए। तो बहरहाल ऐसा है कि परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये तमाम चीजें वेस्ट हो जाएंगी। अब एक बच्चा, किसी का दिल करता, आपका नाम क्या है? इब्राहिम। एक क्लास में आ रहा है, एक क्लास में यहाँ पर नजर आता है, एक क्लास में यहाँ आ जाता है। अब इब्राहिम किसका प्रॉपर स्टूडेंट है, फिजिकल का या ऑनलाइन का? अब उससे पता क्या चलेगा? उससे पता ये चलेगा कि अगर इब्राहिम फिजिकल क्लास का प्रॉपर है तो हम उससे क्या कहेंगे कि बेटा आपके पास ये जो लेक्चर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं आप क्यों नहीं देख रहे उसे? तो ये कह सकते हैं सर फिजिकल क्लास ले लेता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन अगर ये फिजिकल क्लास ना ले और ऑनलाइन लेक्चर में भी आधे में आए और आधे में गायब हो जाए, तो अब इसकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाएगा? तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम देखेंगे यार इब्राहिम को 3 लेक्चर दे दिए गए अभी तक, 3 में से सिर्फ एक ही देखा है, वो भी 1 घंटे का लेक्चर देखा है सिर्फ 35 मिनट, बाकी 2 लेक्चर भी पेंडिंग है और ये लेक्चर 1 भी पेंडिंग है। तो अब अगर ये चौथी क्लास में उठ के फिजिकल आता है और कहता है कि सर मुझे बात समझ नहीं आई, तो एज अ टीचर आई नो दैट कि यार ये रीजन की वजह से ये सवाल पूछ रहा है। तो मैं इससे क्या कहूंगा, बेटा आप एक काम करो, पहले वो सारे रिमेनिंग पेंडिंग लेक्चर्स को कंप्लीट करो, देन आप आना, तो आपको इस सवाल का खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। तो ये रीजन है भाई। फिर इसके बाद जब ये तमाम चीजें हमारी हो गई, अब हमारा टारगेट अचीव हो गया। मुझे बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के साथ अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, सप्लायर्स के साथ अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी, अपने कस्टमर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जब अपने कस्टमर को मेंटेन करूंगा तो मुझे उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करने के बाद मैं उनसे हर दफा फीडबैक लूंगा कि सब दुनिया में सही चल रहा है, आपकी कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने का जो टारगेट रखता हूँ
वो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। समझ आ गया? लिखो अपनी वर्डिंग में, लिखना है तो आपने तो लिख लिया होगा, आपने भी, आप तो हाफिज हो गए होगे अब, आप लिख लिया? चले जी, अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़े। भाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? जैसे अभी हमने एक बात की थी सबसे पहले कि अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना हो, जब आपके बिजनेस को आपने एक्सटेंड करना हो, तो आप क्या करते हैं? मल्टीपल एम्प्लॉयज रखते हैं, लोग रखते हैं, ताकि क्या हो सके? ताकि काम हो सके। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि इंडिविजुअल की लिमिटेशन है, वो हर काम नहीं कर सकता। इसके लिए हमने कौन सी एग्जांपल ली थी? ट्यूशन वाली बाजी। इसके लिए हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर नाहिद का या चेस का ओनर अगर चाहे कि मैं पूरे चेस के मॉल को खुद अकेला संभालूं, तो क्या पॉसिबल है? अब अगर बच्चे यहाँ कहे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो उसको ठुड्डे मारो और ठंडे पानी में फिनाइल देके मार दो, ताकि वो जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़ दे। लिमिटेशन है ना बेटा। हालांकि सीए भी किया है टीचर्स ने यहाँ पर, एसीसीए डबल डबल क्वालिफिकेशन है माशाल्लाह से, लेकिन उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट पर, उसी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका एक एक्सपर्ट क्राइटेरिया है, एक एरिया है जिसमें वो हर तरह से इन्वॉल्व है और वो काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं। तो लिमिटेशन की वजह से हम क्या करते हैं? लोगों को गैदर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेशलाइजेशन। जब हम लोगों, एक काम इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हर काम इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो हम क्या देखते हैं? कि हम देखते हैं कि भाई लोगों के पास एक्सपर्टी है कि नहीं। मैं कहता हूँ यार इब्राहिम है ना, मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, तो इब्राहिम को बुलाओ कि यार अब हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग का वक्त आया है, इब्राहिम की कंपनी से कॉल किया जाए या इब्राहिम को हायर कर लिया जाए। अब हमने एक कंसर्न पर्सन हायर किया। अब इब्राहिम को हायर करने के बाद, अब अगर इब्राहिम अपने काम में कुछ मसला करता है या हमें वो परफॉर्मेंस नहीं दी जाती, तो हम किससे अकाउंटेबल करवाएंगे? इब्राहिम को। हम पूछेंगे भाई इब्राहिम क्या मसला आया था, तो इब्राहिम कह सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ एनीथिंग एल्स, हम क्या कर रहे हैं? उस तरह से अपनी चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब वो जहीरुद्दीन ना, जहीरुद्दीन कहते हैं कि यार मैंने जहीरुद्दीन को हायर किया कि यार तुम्हारी है ना सप्लायर से बहुत अच्छी जान पहचान है, जरा एक काम करो, सस्ता और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है हमने, तो उसके लिए क्वालिटी और सस्ता रॉ मटेरियल हमें मार्केट से ले आओ। अब ये सस्ता तो ले आए, लेकिन वो सस्ता इतना सस्ता था कि चीजों में सही तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो अब हमने क्या किया कि भाई यार इसका काम ये है कि सिर्फ हमारे सप्लायर्स को मैनेज करना। क्या नाम है? अब्दुल बासित का काम था प्रोडक्शन को देखना, फातिमा का काम था क्या कहते हैं, एचआर को देखना, अच्छे लोग हायर करना। अब इन्होंने कोई हायर कर लिया, एवं ही काम हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है ना भाई, देख के हायर करना है आपने। फिर स्पेशलाइजेशन में हम आ जाते हैं, स्पेशलाइजेशन के बारे में बता दिया। अब आते हैं सिनर्जी। अब जाहिर सी बात है, जैसे जब हर सब्जेक्ट की जिम्मेदारी उनके रेलेवेंट टीचर ने ले ली है, तो पीआरसी के इंटायर कोर्स को कवर करवाना कितना आसान हो गया कि हर टीचर ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना अपना टारगेट सेट कर लिया है। उसे पता है कि उसे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है, एग्जाम से कितने दिन पहले चीजों को वाइंड अप करना है, ताकि बच्चों को सेल्फ स्टडी का मौका मिल सके। तो सिनर्जी भी बहुत ज्यादा आती है। सिनर्जी से क्या होता है, जब एक इंसान काम कर रहा है और दूसरी इसकी हेल्प करे, तो उससे टाइम भी सेव होता है, नॉलेज भी आती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये चक्कर है।
एक बच्चा अपने एक पेपर टेयर अप करे, बल्कि टेयर अप करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना नाम और आपने कॉमर्स से किया है साइंस से किया है वो लिख के रोटेट कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास से आपकी प्रॉपर अटेंडेंस का भी सीन ऑन किया जा सके। आगे बढ़े भाई, ऑनलाइन समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पर एनजीओ से रिलेट बात की जा रही है। अब एनजीओ कौन होती है? आप सबको पता है एनजीओ एक ऐसा इदारा होता है जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। क्या बेहतरी हो सकती है? किसी को खाना खिलाना, घर प्रोवाइड कर देना, एजुकेशन प्रोवाइड कर देना, क्लोथ क्लोथ प्रोवाइड कर देना, दरख्त लगा लेना, रोडों पे जो एनिमल्स हैं उनकी टेक केयर करना। ऐसे भी तो एनजीओज देखे ना हमने, जो सेव एनिमल करके होता है, जो एनिमल्स को सेव करते हैं, खुद एनिमल होते हैं फिर भी एनिमल को सेव कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं होता कौन एनिमल है, तो बहरहाल सेव करते हैं, अच्छी बात है। अब ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? ताकि सोसाइटी बेहतर हो, ठीक है ना। अब उसके लिए जो इदारे हैं उनको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है भाई? यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फलाई काम करती है, लेकिन ना इन पे गवर्नमेंट का कोई ओनरशिप होती है, ना इन्हें गवर्नमेंट कोई डायरेक्टली फंड करती। सही है? मिसाल के तौर पे ईदी, अब ईदी ने जो जो जगहें ली है, अब जो मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने डोनेट की, और अगर लेट सपोज हुकूमत चाहती है उन्हें कुछ देना, तो वो क्या करेंगी? वो कोई जगह दे देंगी, भाई ये जगह हम आपको फ्री दे देते हैं, इस पे आप क्या करें, अपने हिसाब से जो बनाना है आप बनाएं। ठीक है जी। तो ये जो तरीकेकार है, इससे आपको क्या फायदा होता है? इससे आपको ये फायदा होता है कि आपको लोगों की हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो हमारे सामने ये है कि इसके बारे में डिटेल चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, कि जहां पर एग्जैक्टली बताया जा रहा होगा कि एनजीओ कहते किसे हैं। क्योंकि आप बच्चे जब फर्स्ट टाइम एनजीओ के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सी एम्बिग्युइटी आपके जहनों में आ रही होती है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनजीओ का मतलब आप सिर्फ ये समझे कि एक ऐसा इदारा जो लोगों की फलाह के लिए काम में आए, वेलफेयर के लिए काम में आए, उस ऑर्गेनाइजेशन को वी कैन से एनजीओ, और ना उसे गवर्नमेंट ओन करती है ना फंड करती है। और ये इदारे क्या करते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया, सेविंग ट्रीज, मेडिकल एड एंड हेल्पिंग पीपल। अब वी हैव मल्टीपल। जी बेटा, गलत क्लास में आ गए आप, आपको नीचे जाना चाहिए था, नीचे क्लास है। हो जाता। तो हम बात कर रहे थे कि वी हैव मल्टीपल वेज टू हेल्प पीपल। किस तरह से हम हेल्प करते हैं वो तो अब हम पे है, हम उनकी कौन सी नेसेसिटी को पूरा करते हैं। हम मेडिकल एड करके, जैसे एडी एम्बुलेंस है, वो लोगों को हेल्थ एंड केयर की सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको पता होता है कि ये इदारा इस चीज के लिए काम आएगा। अब एनजीओ के साथ साथ हमारे पास कुछ और इदारे भी ऐसे आ गए हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को भी देखते हैं, ठीक है ना। जो जिसे कहना चाहिए कि घरेलू मसलों को भी देखने वाले इदारे अब बन चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर फड्डा करता है तो ठुड्डे पड़ने, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते होंगे यार, एजेंसी नहीं बोलते। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास जो एनजीओ है, तो लोग जब डोनेट करते हैं उन्हें, तो जाहिर सी बात है डोनेट करने के पीछे एक ट्रस्ट होता है, कोई रिटर्न तो नहीं होता ना, कि यार मैंने एडी में अगर इन्वेस्ट नहीं बोलते, डोनेट कहते हैं। अगर मैंने एडी को डोनेट किया है 1 लाख रुपए, तो मैं बदले में प्रॉफिट थोड़ी चाहता हूँ कि मुझे हर महीने 10,000 का प्रॉफिट एडी बना के दे। ऐसा तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक हेल्प की है, उस हेल्प से कितने लोगों को फायदा हो रहा है।
तो एडी क्या करता है कि अपने पास वो अकाउंट मेंटेन करता है और अकाउंट मेंटेन करके जिन जिन लोगों ने डोनेट किया होता है उन लोगों को एट द एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर या ईयर एक फाइल सबमिट कर देता है कि देखें इतने लोगों ने इतनी टोटल अमाउंट हमें डोनेट की, इसका इतना परसेंट हमने एजुकेशन पे लगाया, इतना परसेंट लोगों की हेल्थ एंड केयर पे लगाया, इतना परसेंट हमने फला चीज पे लगाया, ताकि क्या हो, जिन लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं उनको कॉन्फिडेंस आए और नेक्स्ट टाइम उनका और दिल करे हेल्प आउट करने का। अब जाहिर सी बात है एनजीओ को संभालने के लिए हर कोई तो नहीं ना काम करेगा मुफ्त में। जो ड्राइवर है, जो एडी की एम्बुलेंस चलाते हैं, वो कौन से कोई रिच ही रिच के बच्चे हैं, वो तो गरीब लोग हैं, उनको काम करना है, तो काम करने के लिए पैसे चाहिए। जब पैसे चाहिए तभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई हमारे पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेल ऑफ फैमिली से होंगे, उनको पैसों की नीड नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज को देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप बच्चे कहते हैं कि यार हमने इंटरमीडिएट तक पढ़ लिया है, अब हम एक काम करते हैं कि एक छोटा सा स्कूल है फला जगह पे, हम वहां जाके हफ्ते में एक दिन बच्चों को पढ़ाएंगे। नाउ यू आर टीचिंग देम voluntarily because you do not need any kind of money from them, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद भी मजबूर हो तो अब आप क्या करोगे कि आई विल चार्ज, बट वो चार्ज हो सकता है बहुत कम हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस इदारे में आप जा रहे हो उनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वो डोनेशंस पे चलते। तो हमारे पास दो तरह के स्टाफ होते हैं, जो कि फी सबिलिल्लाह काम करें, जो कि पैसे लेके काम करें। दोनों भी हो सकता है कि भाई मैं इतने आवर्स तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन इतने आवर्स से जहां भी हमारी कहानी बढ़ेगी मैं आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर लूंगा। या मिसाल के तौर पे इतनी, इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब मस्जिद बन रही थी हमारे इलाके में, तो वहां पर जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा डोनेशन आती, तो वहां के अकाउंट्स मेंटेन करने थे। जब वहां के अकाउंट्स मेंटेन करने थे तो मुझे बोला गया कि भाई तुम अकाउंट्स मेंटेन कर। तो जब अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए मैंने उन अकाउंट्स को देखा तो मैंने कहा यार सिर्फ अकेले मेरे करने का काम नहीं है, मुझे अपने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने सीधा सीधा कहा कि देखे मैं अगर खुद काम करता तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे जो एम्प्लॉय है वो कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर मैं उस काम से उन्हें हटाता हूं तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि जाया होगी। तो एटलीस्ट मैं आपसे इतनी अमाउंट चार्ज करूंगा जिससे मैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या मेरे लॉस को कवर कर सकूं। जो मेरे हाथ में था मैंने बोला जाने दो, लेकिन जो किसी और पे था वो मैंने क्या किया, इस तरह से कवर अप। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फिर इसके बाद बाज दफा आपको गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट। ग्रांट का मतलब डोनेट कर देना। मिसाल के तौर पे मस्जिद के लिए जगह बनानी है तो आपको हाईवे की साइड पे कोई जगह देती है, मदरसा बना लिया जाए, मस्जिद बना लिया जाए, बहुत सी जगह है। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई यार इनके पास ये काम बहुत अच्छा करते हैं। मिसाल के तौर पे सिलानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि यार आप लोग है ना आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आईटी के लिए अब आप क्या करें, लोगों को अवेयर करें। अब जितना ज्यादा लोगों को आप अवेयर करेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि लोग स्किल होंगे। तो अब हम आपको ये करेंगे, तो जो आपकी इंस्टीट्यूट में जहां आप पढ़ा रहे हैं वहां पर कोई बिल आएगा, कोई चीज आएगा, तो उसमें हम आपको रियायत कर देंगे। तो ये मैं खुद कह रहा हूँ, ऐसा हो नहीं रहा कहीं भी, समझाने के लिए। पता चला आप चले गए वहां पर, तुम्हारे बिजली का बिल कम आता है, मैं सोने आया हूँ, एसी चलाओ। बजट और प्लानिंग भी होती है। तो बहरहाल ये एनजीओ है बेटा, प्रॉफिट रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। मतलब कहना जाए 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन वो क्यों रखते हैं 1 रुपए का प्रॉफिट, कि बार बार दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। किसने पूछा था, आपने पूछा। उसका रीजन है ना, अगर मैं प्रॉफिट ना रखूं तो यार मैं फिर अगली दफा भी उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे पहले खड़ा हूँ। यानी कि मैं इतनी अमाउंट लोगों से लेना जरूर चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे किसी से डोनेशन ना लेनी पड़े, मैं खुद ही थोड़ा बहुत अपना करना शुरू कर दूं। और मैं, जी जी, नहीं नहीं, एक हिसाब से नहीं, बिजनेस नहीं है इसका जो अल्टीमेट पर्पस टू स्टार्ट। देखो कोई भी चीज को हम कोई लकब देते हैं ना, तो उसके इनिशियल स्टेज के माइंडसेट पे देते हैं। इस इंस्टीट्यूट का पर्पस एजुकेशन प्रोवाइड करना है विद प्रॉफिटेबिलिटी।
बिल्कुल किया होता है, बिल्कुल किया होता है। लेकिन सैलानी अगर आज कोई चीज करवाता है या जेडीसी अगर आज कोई चीज कराता है, कोई स्कूल पढ़ा रहा है, तो उसके उसके इनिशियल से ऐसा लगता है कि यार इससे प्रॉफिट के लिए नहीं कमाया हो बोला, इससे लोगों को वेलफेयर। अब जाहिर सी बात है, लोगों को पैसे दे रहा है, टीचर्स को तनख्वाहें दे रहा है, तो वो कहां से देगा? कुछ ना कुछ तो चार्ज करना पड़ेगा ना। अब जेडीसी कहता है, एग्जाम्पल, चलो जेडीसी का नाम नहीं लेते, हम कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं जो कि स्कूल पढ़ाता है। तो हमने कहा कि भाई स्कूल आप पढ़ाते हो तो आप एक काम करो, इफ यू आर अफोर्डेबल, अफोर्ड कर सकते हो इन चीजों को, तो एक काम करो, मार्केट में एक चीज की फीस चल रही है 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, आप दे दो 2,500 रुपए। 2,500 रुपए में से हम क्या करेंगे? 1,500 रुपए हम अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए रख लेंगे, और 1,000 करके हम अपने टीचर की सैलरी को जोड़ने में लग जाएंगे। उससे क्या होगा कि यार हमें किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, हम इन्हीं 2,500 रुपए के अंदर, अब मार्केट में फीस चल रही है 50,000, 5,000, और आपने 2,500 चार्ज कर लिए। पहली बात, अगर आप 3,000 भी चार्ज कर लो तो चलो आप प्रॉफिट रख रहे हो, लेकिन आपका अल्टीमेट एम क्या था? बिजनेस करना? नहीं, आपका अल्टीमेट एम क्या था? लोगों को फायदा पहुंचाना। उस फायदा पहुंचाने के चक्कर में आपने कहा कि यार इतनी अर्निंग हो जाए, इतनी अर्निंग हो जाए, जिससे मैं अपने ऑपरेशंस को ही मेंटेन करना शुरू कर दूं। जैसे आपने मसाजिद में देखा होगा, कुतुब खाने होते हैं। अब वो कुतुब खाने इसलिए तो नहीं बने ना कि बहुत बड़ी कोई लिबर्टी बुक स्टॉल बनानी है या उनको कोई लाउंज बनाना है। उन्होंने क्यों खोला है? ताकि मौजिन की तनख्वाह निकल जाए, जो जनरेटर का बिल है वो निकल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो निकल जाए। तो वो अगर वहां पर कोई चीज सेल परचेज करते हैं तो उसका अल्टीमेट पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। उसका अल्टीमेट पर्पस ये है कि हम अपने कॉस्ट को कवर करें। तो हमारा जो इनिशियल टारगेट होता है और इनिशियल जो हमारा माइंडसेट है, वो क्या है? वो प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, इस इदारे का काम एजुकेशन के साथ प्रॉफिट मेकिंग भी है, तभी यहाँ की फीस भी है ना मार्केट। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहूँ कि यार मेरी फीस है भी इतनी और मैं फलाई इदारा भी हूँ, तो लोगों ने मुझे मारना है। किस नाम का फलाई इदारा है भाई? जैसे आज अगर जारा मेंस या जारा वुमेन्स जो भी है वो कहे कि मैं लोगों की फलाह के लिए कपड़े बनाता हूँ, अच्छा भाई जरा 2 जोड़े यहाँ भी पार्सल कर, मुझे भी पहनना है फलाई कपड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ करती है। उसमें सबसे पहली चीज है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एरिया में भी अपनी चीजों को परफॉर्म कर सकती है। कि आपने देखा होगा कि बहुत सी, जैसे कि एंग्रो है हमारे पास, खाना जो क्या उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, जो नमक वगैरह बनाते हैं, आटा वगैरह बनाते हैं, हाँ जो भी है बहरहाल। तो वो क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं खुद, अपने उनके फार्म्स हैं। जैसे केएफसी है, मैकडॉनल्ड है, उसके अपने भी पोल्ट्री है ना। वहां से क्या करते हैं? अपनी खुद की चिकन लाते हैं, क्योंकि उनको पता है किस क्वालिटी की आएगी, किस तरह से आएगी। ठीक है, वो बाहर से इसलिए ले लेते हैं, कभी जिंगर में छोटी चिकन आ गई, कभी बहुत बड़ी चिकन आ गई, तो उनका तो काम हो ही गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी मुर्गी महंगी होती जाती है, चिकन छोटी होती जाती है। फिर हो सकता है तस्वीर आ जाए, टिक्का मंगाया था ये ले लो। ठीक है ना भाई। तो एग्रीकल्चर भी हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हम ये जो टेबल कुर्सी ये तमाम चीजें देखते हैं, चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स। तो हमारे पास वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो वहां से हमारे यहाँ प्रोड्यूस होके आती हैं। और हमारे यहाँ भी अगर कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना, पेट्रोल निकालना, स्वी गैस, हमारे यहाँ सीएनजी का बहुत बड़ा वो कहते हैं ना, बहुत जखायर मौजूद है। टोपी कराते हैं साले, अभी तक तो दिखे नहीं, कहाँ जखायर मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत से गंदुम के जखायर हैं, चावल के जखायर हैं, बहुत से जखायर हैं जिसका किसी को नहीं पता वो किस चीज के जखायर हैं, वो देखने पर। लेकिन वही सारी चीजें हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर किस बात के जखायर है हमारे? तो हमारे पास जो जखायर है, जैसे कि सऊदीया के पास ऑयल है, अब वो ऑयल भी उसका नहीं है, उसकी एक अलग डिबेट है, अलग तरीके कार है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
लेकिन बाज दफा हमारी कंट्री में जो हमारे लिए चीजें हैं उसको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो कि हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं उस तरह से चीजों को ठीक तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनका काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग में अब जैसे आपकी बिल्डिंग बनाने वाली कोई कंपनी है, अब बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है, स्टील बनाने वाली कंपनी, तो स्टील बनाने के लिए उनको कोई चीज एक्सट्रैक्ट भी करनी होगी, फिर उसके बाद कन्वर्ट भी करना होगा, ठीक है ना। सीमेंट बनाने के लिए भी कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी होती होगी, उसको मैन्युफैक्चर तभी बनता है ना, अंबुजा सीमेंट। तो ये तमाम चीजें वही है, पता नहीं कहीं सुना था मैंने अंबुजा, अभी याद आ गया। एनर्जी आपके पास के इलेक्ट्रिक, वापडा, जानते तो होगे ना इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। वह इसके साथ जो बोलते हो वो मत बोलना, क्लास है। तो कहने का मकसद ये कि एनर्जी प्रोवाइड करने के इदारे भी आपके पास है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने वाले भी बहुत है, एनर्जी को बिल्ड करने वाले भी इदारे हमारे पास बहुत है, बहुत नहीं है, एक ही है। तो वो अगर ठीक तरीके से काम परफॉर्म कर ले तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन में जो सबसे ज्यादा मसला, वो किसने मसला क्रिएट किया, इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर बच्चा नियत करता, वहां के इलेक्ट्रिक बोलता पागल है क्या, पढ़ाई करेगा, चल निकल, लाइट ले लेते। जब के इलेक्ट्रिक वाला मजाक बंद करता तो इंटरनेट वाले बोलते तू पढ़ेगा, इंटरनेट बंद, चल ही नहीं रहा भाई। फिर बाकी कुछ बच जाता है तो हमारा नेटवर्क बंद हो जाता है, 24 घंटे के लिए नेटवर्क बंद, लग गए। अब कोई क्लास नहीं हो सकती, ना हम जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ना हम नेट से पढ़ सकते हैं। उस दिन बैठ के फिर खेलो, लूडो खेलो, ब्लेड खेलो, जो खेलना है खेलो आप, ठीक है ना भाई। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह की ग्रोथ के लिए। फिर इसके बाद अगर देखा जाए रिटेलिंग बिजनेस में, आपके पास जितने भी जनरल स्टोर्स हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं। उसमें आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, रिटेलिंग बिजनेस में आपके पास अदर सर्विसेज भी आ जाती हैं। सर्विस इंडस्ट्री जैसे टीचिंग है, प्रोडक्शन सर्विसेज है, फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर, जो भी कंसल्टेंसी है, ठीक है ना। क्या आप वहां जाए, आप कहें कि यार सर मुझे कंसल्ट, जैसे आजकल तो हर चीज के लिए कंसल्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, कि इवन अगर आपको अगर आपको अगर वो भी करना है ना, अपने इवन फेशियल्स वगैरह भी करवाना है, तो उसके लिए भी कंसल्टेंट अवेलेबल है। ऐसा है ना कि भाई जरा पहले दिखा तू इतना खर्चा कराने के लायक भी है कि नहीं, पर जरा खर्चा करा रही है फिर भी तू वही लग रहा है, ठीक है ना। तो पहले बता देते हैं कि भाई इतना खर्चा है भी, बनता भी है कि नहीं तेरी जात पे। तो कंसल्ट के भाई तेरा इस साइड का धोपड़ा कहता है कि नहीं बनता, इस साइड देखा बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो एक काम कर फेशियल ना करा, माँ की दुआएं ले ले, तो ही नूर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो डिपेंड करता है, हम फिर सलाह देते हैं ना, तो सर्विस हमारे पास वहां आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इंटेलेक्चुअल, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास लॉयर्स हैं, जैसे हमारे पास ऑडिटर्स हैं। दे गिव यू दी सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट एंड फिगर्स थ्रू विच वी टेक एडवांटेजेस by making decisions according to their consultancy। तो इस तरह से भी हमारे पास चीजें आती। तो यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आई होप कि आप पूछ लेंगे, ठीक है जी, समझ आ रहा है। ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल अगेन बता दें, इंटेलेक्चुअल में आपके पास लॉयर्स आ गए। लॉयर्स किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ये फला कंपनी लॉ ये कहता है, सिविल लॉ ये कहता है, क्रिमिनल लॉ ये कहता है, मनी लॉन्ड्रिंग अगर होगी तो इस तरह से काम किया जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि ये भी एक तरह की सर्विस ही है, लेकिन जैसे एजुकेशन का प्रोवाइड करना, ये एक सर्विस भी है लेकिन इंटेलेक्चुअल सर्विस है। कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि हम यहाँ पर लोगों को इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ सीए एंड एसीसी, ठीक है रबिया बेटा। चलो अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में।
पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में क्या फर्क है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसे मैं और आप जैसे लोग ओन करते हैं, ओनरशिप। अच्छा मुझे यह बताएं, ये बात आगे करने से पहले, जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी, क्या किसी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को ये फील आया कि यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल बात है? किसी को आया तो प्लीज बता दें, तो मैं उसको और थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। ऑनलाइन में जितने थे, रिटेलिंग समझा दें। रिटेलिंग का मतलब ऐसे बिजनेसेस है बेटा राशिद कि जो प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं। मिसाल के तौर पर नाहिद और चेजअप है, अगर आप कराची के हैं, क्योंकि ऑनलाइन में तो पंजाब के भी आता है, पंजाब में कौन सा चेजअप है अपने को थोड़ी पता है। तो भाई ऐसा है कि रिटेलिंग बिजनेस में आपके पास जितनी भी आपके पास शॉप्स हैं वो तमाम रिटेल बिजनेसेस हैं। अब यहाँ पर कोई कहता है कि सर होलसेल बिजनेस, तो बेटा वो भी एक तरह के प्रोडक्ट को सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो भी उसी में आ जाता है। अब रिटेलिंग का मतलब ये है कि अब आप इसको बाइफर्केट यहाँ नहीं करोगे कि सर होलसेल भी तो होता है एक, वो एक अलग चीज है, वो एक टाइप ऑफ प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज है। कोई प्रोडक्ट को एक एक करके बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट को एक साथ बंच बना के बेचता है, लेकिन बेच प्रोडक्ट ही रहा है। तो रिटेलिंग का मतलब वो रिटेलिंग नहीं है जो कि हम वहां पर यूज करते हैं होलसेल और रिटेल में। ठीक है जी। राशिद, क्या अब ये बात समझ आई? राशिद, वेलकम बेटा। तो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ये है, बहुत गंदी राइटिंग है भाई सबकी, तबीयत से गंदी राइटिंग है। अच्छा जी, ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या फर्क है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो मेरे और आप जैसे इंसान ओन करते हैं और जिनका पर्पस होता है पैसे कमाना। लेकिन पब्लिक सेक्टर होते हैं जिसे हुकूमत बनाती है, और हुकूमत का पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। हुकूमत का पर्पस होता है कि इतना कमाऊं कि जिससे मैं वापस से वही चीज लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है ना। अब हम पाकिस्तान को देखते हुए एग्जाम्पल नहीं लेंगे, वरना तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि जितना कावड़िया हमारे यहाँ जाता है उतना तो लगता भी नहीं है। ठीक है ना। तो कहने का मकसद है, ये जो एग्जाम्पल दी है ये यूके को देख के दी है, ये बाहर ममालिक को देख के दी है, ये पाकिस्तान के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ के मौसम को, यहाँ की चीजों को देख के ना लगाई जाए। तो प्राइवेट के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई प्राइवेट वो, जैसे मिसाल के तौर पे ये इदारा है, इसे कंट्रोल और ओन कौन करता है? यहाँ के इंडिविजुअल ओनर करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज ले ली जाए, जैसे कि वो डॉ मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट है ना, अब वहां पर एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ एडमिशन मिलना कितना आसान है। पैसा फेंक दो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पर क्या है, सीट मिलेगी, फिर सीट मिलने के बाद फिर अलग चोचले, फिर आपको जाके डॉक्टर, फिर डॉक्टर बनने के बाद भी आप अगर अपनी सर्विसेज पूरी नहीं कर रहे तो किस बात के डॉक्टर भाई, है ना। 5 साल तक आप डॉक्टर की फील्ड में जाते हो, फिर आप आगे नहीं पढ़ पाते, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपनी चीजों को कंटिन्यू रख सकते, तो फिर क्या होता है, बाज दफा फैमिली रिस्ट्रिक्शन आ जाती है हमारे यहाँ पे कि लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगे। भाई क्यों नहीं बनेगी? नहीं बनेगी यार, मूड नहीं है हमारा बनाने का। ठीक है ना। तो फिर होता ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला अजीब तरीके का है ना, तो हम चीजों को बहुत ज्यादा अजीब अंदाज में लेके चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, जैसे कि आगा खान प्राइवेट है ना, तो उसके नखरे भी अलग है, पैसे भी ज्यादा है। डॉ मेडिकल से डॉक्टर बनो, आगा खान से डॉक्टर बनो, कोई अलग चीज बन के थोड़ी निकलोगे, डॉक्टर ही बनोगे ना। जनरल फिजिशियन तो दोनों का एक ही होता है ना, कोई ब्रूफेन दे देगा, कोई पेनाडोल दे देगा। ठीक है ना। कोई समझ बॉन्ड तो नहीं देगा ना, इसे लगा और ठीक हो जा, रात तक आराम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई बनता तो वही है, लेकिन उसके बनने की बात अलग होती है। वो 10 तरह के नखरों को देख के बन रहा होता है, और ये गरीब आदमी ऐसे ही बन रहा होता है। तो बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि प्राइवेट में मिल जाते हैं, पब्लिक में नहीं मिलते, जो कि गलत है।
हमारे यहाँ आ खान बेटर से बेटर होता जा रहा है, जिना खराब से खराब हो रहा है, सिविल खराब से खराब हो रहा है। हालांकि क्या होना चाहिए था, आ खान और सिविल, आ खान को नॉर्मल होना चाहिए था। लोगों के ट्रस्ट की बात है ना, लोगों का ट्रस्ट कितना ज्यादा है। मैं बोलता हूँ अगर एक बंदे के पास पैसे आ जाए तो वो आ खान से इलाज कराना बेहतर समझेगा या लियाकत से इलाज कराना बेहतर समझेगा कंपेयर टू जिना जाए। क्योंकि जिना एंटर हो आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि भाई आप ठीक हो, ये तो यहाँ लाशें पड़ी हैं, मैं तो फिर भी जिंदा चल के आया हूँ, कोई बात नहीं, सर फटा है, हाथ कटा हुआ है दूसरे हाथ में, लेकिन मैं फिर भी जिंदा आया हूँ, यहाँ तो लाशें हैं। तो आप वापिस चले जाते हो कि मैं जोड़ लूंगा कहीं भी, मोची दिखता है बोलते यार इधर लगा दे, 2 नेफे लगा दे मेरे। तो भाई इस तरह से नहीं हो रहा होता, तो चीजें आपने देखनी है। तो यहाँ आप कंट्रोल कौन करता है, स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। यहाँ पर मनिया ने पूछा कि भाई मींस पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट ही रखते हैं। मैंने फिर कहा प्रॉफिट रखते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट को प्रॉफिट इसलिए नहीं कहूंगा कि प्रॉफिट में कमाई होती है कि आप उससे अपनी बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ फिर आप इसको कहीं इन्वेस्ट भी कर सके। तो गवर्नमेंट के लिए जो प्रॉफिट है ना वो क्या है, टैक्स का देना। हम जो टैक्स देंगे वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है। कंपनी गवर्नमेंट कहीं से पैसे मांगेगी, वो कंपनी के लिए क्या वो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, बोरो करने पे प्रॉफिट होगा। लेकिन वो प्रॉफिट किसी किसी काम के लिए यूज हो रहा है, हमारी जात पे वापस यूज हो रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। भाई इसकी एग्जांपल आपके सामने मैंने हॉस्पिटल्स बता दी। एक डॉक्टर की फीस एक प्राइवेट इदारे में बहुत ज्यादा है, जैसे बहुत से ऐसे बड़े डॉक्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट इदारों में काम करना, अब मुझे नहीं पता हाशमानी गवर्नमेंट है या क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। तो हाशमानी में जो आई वाले डॉक्टर बैठते हैं ना, वो वहां पर 800 रुपए लेते हैं और पता नहीं 30-40 लोगों को एक दिन में देखते हैं और हफ्ते में एक दिन बैठते हैं। वही डॉक्टर डिफेंस में बैठता है, 2000 रुपए लेता है और बोलता है हाँ, आंखें तो देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ ना, डिपेंड करता है कौन आंखें दिखा रहा है। तो कहने का मकसद ये, तो कहने का मकसद ये है कि भाई रेट से अंदाजा हुआ कि वहां जो 800 रुपए के चार्जेस रखे हुए हैं वो किस लिए रखे हैं, वो रखे भाई इदारे की जो कॉस्ट है वो बेयर हो जाए, और वो जो डॉक्टर गरीब आया है तभी तो वहां क्वांटम पे खेलते हैं। अब आप डॉ में चले जाओ, स्केलिंग, अब सदर है, सदर में कितने डेंटिस्ट बैठे, वो स्केलिंग के कितने लेते हैं, वो बोलेंगे 2000, आप बोलो 1000 ही है, वो यहाँ आ जाओ, ऐसा है ना। लेकिन आप चले जाओ अल्तमश, आप चले जाओ किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास, वो तो पहले 500 रुपए चार्ज करेगा आपका मुंह देखने के, जरा आ करके बैठे यहाँ पे, वो देखेगा अच्छा ये दांत है आपके, ये 2 खराब है, टेढ़े हैं, ये ऐसा है, तो एक काम करें ऊपर वाले आज की डेट में साफ करेंगे, नीचे वाले अगली डेट पे। शशका है ना, और वो उसके कितने ले रहे हैं, 8000, 5000, 10,000। तो दांत के लिए जो 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 इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो ऐसा थोड़ी है कि वो अलग यूज हो रहा है, यूज तो एक ही हो रहा है, लोहे वाली चीज, ठीक है ना। लेकिन वहां के प्रोटोकॉल अलग है, वहां शशके अलग है, ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि आप एक छोटे हजाम के पास चले जाओ और एक आप सलून में चले जाओ, सलून में एंटर होते के सर आपको घर वाली फील आएंगी, आए ना, बैठे, चाय कॉफी क्या लेंगे सर। अब आप वो मैगजीन ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके फुप्पा लगे उस मैगजीन में, क्या यार इस जैसे बाल चाहिए। अब वो पता है उस जैसे बाल उस बंदे के अलावा दुनिया में और कोई नहीं बना सकता, ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी चुल है, ऐसे चाहिए बाल, आजा भाई बना देते हैं। 2 कैंची मारता है, पैसे ले लेता है, बाल बना लेता है, फिर घर जाके ठुड्डे ही खा रहे होते, फिर जाते हो वही 150 वाले हजाम के पास और बोलते यार मार अलग खाई, घर वालों की गालियां अलग सुनी, पैसे अलग दिए, अब तू ही सेट कर दे, स्कूल वाले मारेंगे। तो भाई चीजें अलग अलग है। आई होप कि इससे ज्यादा समझ में आने के लिए एग्जाम्पल देना वक्त का जिया हो जाएगा। चले जी, आपके पास यही एग्जाम्पल्स आ गई, डेंटिस्ट आ गया, अकाउंटिंग फर्म्स आ गई, वहां पर क्या आ गया, आर्मी आ गई। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में पुलिस का कोई हमारे, मैं तभी कहा कि यहाँ पर हम अपने मुल्क को देखते हुए बात नहीं करेंगे, यहाँ डेंटिस्ट से ज्यादा एक पुलिस वाला कमा रहा होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो अदर इनकम बहुत है हमारे यहाँ, स्कूल्स,
अगर स्कूल्स देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का आप हाल देख लो, प्राइवेट स्कूल का टीचर भी आता है, पता है ऐसा लगता है कोई एक्टर या एक्ट्रेस आ रही है। डिपेंड करता है लोकेशन, जौहर नॉर्थ का है तो एवं ही आ जाएगा, डिफेंस का है तो माय गॉड, उसके साथ एक चलेगा खुद बंदा कप पकड़ के, क्या पोरेज आया है, ठीक है भाई, हम तो दलिया बोलते हैं इसे। बहरहाल डिपेंड करता है कि क्या खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भाई, आर्मी है, स्कूल है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड वाले हैं, ये तमाम चीजें कौन है। अब देखें ये जो चीजें, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि अगर ये चीजें प्राइवेट वाले ओन करते, मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल ओन करते, और ये चीजें गवर्नमेंट ओन करती, तो क्या फायदा क्या नुकसान होता। देखें अगर मेरी अपनी पुलिस होती, जैसे हमारे यहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने गार्ड खरीद लेते हैं और बिठा देते 4-4 पीछे बाबे, ठीक है। अब उससे कितना नुकसान होता है ना भाई, इतना डर लग रहा है, नहीं निकलना भी है, 2 वीगो भी निकालनी है, उसमें गार्ड भी निकालने हैं, उससे बड़ा बोंगा तो मैंने आज तक नहीं देखा। किसी को भी पता नहीं, किसी को पता होता है कौन है, हेलमेट पहन के आप बाइक चला लो तो किसी को पता है कि आप कौन हो, ठीक है। अब ये बाइक चला ले, मुझे थोड़ी दूर से पता चलेगा ये कौन है, इब्राहिम ना, वासिफ है। अब आप इतनी बड़ी गाड़ी में इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ निकलते हो प्राइवेट प्रोटोकॉल पे, तो किसी को भी पता चल जाए यार इसे ठोकना है ना, इसे ठोको पैसे कमाओ। तो भाई हम तो ओपन इनविटेशन देते हैं, कम एंड किल अस। तो ये चीजें हमारे यहाँ पर अगर मैं और आप जैसे लोग संभालने लगे तो हो सकता है ये इदारा बहुत, अब बहुत सी ऐसी चीजें, फायर ब्रिगेड है, अब मेरा अपना हो, किसी का घर जल रहा हो, मैं बोले जाना ही नहीं है, जलने दो, इंतकाम लूंगा, ठीक है ना, इंतकाम ले लिया मैंने, घर जलने दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे यहाँ देखना है लिमिटेड कंपनी, अच्छा यहाँ तक सब लिख ले भाई, जो लिखना है, मेरे पता नहीं तफरी में कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ। हाँ भाई सब सही चल रहा है पीछे। ऑनलाइन आपको वैसे आवाज आ रही है ना, ऑनलाइन आपको भी सही आवाज आ रही है, इसमें से आवाज आ रही है ना, हाँ ये मैं ना चेंज करा दूंगा और यहाँ लगा दूंगा मैं वो वाला फ्लोर, शीशे वाला, अंदर पानी होगा और मछलियां तैरेंगी, ठीक है ना, रास्ता भी लगा देंगे, फिर मैं नीचे से आऊंगा ऊपर, ठीक है ना। आतिफ का कॉन्सर्ट चल रहा है, शाजिब की क्लास थोड़ी है। अच्छा जी भाई, लिमिटेड कंपनीज, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड का, कि लिमिटेड क्या है, और उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं लायबिलिटी का। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जाते हो एक चीज परचेज करने, जब आप एक चीज परचेज करने जाते हो तो आप उसको पैसे देते हो कि भाई मुझे एक लेस का चिप्स चाहिए, ये 20 रुपए रखो। अब इसे हम कहते हैं कैश, कैश में कोई भी चीज परचेज की, या आप परचेज करने जाते हो तो आप क्या करते हो, यार मेरे पास अभी कैश नहीं, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ये भी एक तरीकेकार है। लेकिन अगर आपके पास ना कैश हो ना बैंक में पैसा, तो आप क्या कहोगे, यार मैं वादा करता हूं, अल्लाह का वादा करता हूं, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। अगर वो वादे को एक्सेप्ट कर ले तो इट मींस यू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, इट्स कॉल्ड क्रेडिट परचेज। In other words, you are liable to pay that person in coming future because you have done something in past. That's why you are now responsible or obliged to pay him.
समझ आया? ये जो एक साथ मैंने इतनी इंग्लिश में बोला, मेरी कैल्शियम की कमी हो गई अभी, ठीक है ना? मैंने इतनी इंग्लिश बोली है, समझ आया? पता चला कुछ भी नहीं आया, वापस बोलो, सही है ना? तो मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए, मैं अगर कल के दिन में कोई ऐसा काम करता हूँ, कोई चीज परचेस करता हूँ जिसके मैंने पैसे नहीं दिए, तो आज के दिन स्टिल मेरे पे लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि मैंने कल के दिन में कोई एक ऐसा इवेंट किया था जिसकी बेसिस की वजह से मेरे पे आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे कहते हैं लायबिलिटी, कि आप कोई पास में ऐसा काम कर लो जिसकी बेसिस पे आज भी आपकी लायबिलिटी हो, ठीक है ना? जैसे हम क्या कहते हैं, कभी कोई हमारी खातिर तवाज़ुन अच्छे कर दे, मेहमान नवाजी अच्छी कर दे, तो हम क्या कहते हैं, आई ओ यू दिस थिंग, आई ओ दिस हॉस्पिटैलिटी, कि भाई अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप जब भी अब हमारे घर आओगे तो हम आपकी इसी तरह से वेलकम करेंगे, ठीक है ना? तो ये एक तरीकेकार है आपका अपनी प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ में, ये तो लायबिलिटी है। अब लेट सपोज आपने किसी को दिए 10,000 रुपए और आपने कहा कि भाई तुझे मैं 10,000 रुपए उधार दे रहा हूं, मुझे इस डेट तक वापस कर देना, 10 दिन के बाद। अब लेट सपोज 10 दिन आ गए, वो वक्त आ गया कि जब आप अब पैसे लेने जा रहे हो, अब वो बंदा कहता है कि भाई मैं पैसे देने के लिए तो कैपेबल ही नहीं हूं, क्योंकि मैं वापसी में आ रहा था तो किसी ने मुझे लूट लिया और मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं पैसे दे भी नहीं सकता। तो अब मैं ये करूंगा कि मैं उसका मोबाइल फोन ले लिया, उसकी घड़ी ले ली, ठीक है, उसका लैपटॉप उसके पास पड़ा था वो ले लिया, और मैं इसे बेच के अपने 10,000 रुपए वसूल कर लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो मैंने क्या किया, मैं उसके पर्सनल एसेट्स तक चले गया और पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके मैंने अपनी लायबिलिटी को कवर अप कर लिया, जो उसे उधार दिया था वो उधार रिकवर कर लिया। इट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जो इंसान उधार ले रहा है, कल ऐसा दिन आ जाता है कि वो उस उधार को वापस नहीं करवा पाता है ड्यू टू एनी रीजन, और उस वजह से उसके पर्सनल एसेट्स को हिट करता है कोई, तो दैट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? उसकी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसकी जिम्मेदारी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं आई एम ओनली लायबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा कि आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द सर्विसेज विद इन द क्लास और in the boundary of PRC 5. Other than that, I am not responsible to answer. It means my liability are restricted. Nobody can ask me a single question if someone is not coming on time for van. अगर वैन में एक बच्चा टाइम पे नहीं आ रहा था तो इसका भी टेंशन मैंने लिया है क्या? मेरी लायबिलिटी, और कोई मुझसे पूछ नहीं सकता। यानी अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी, अब फॉर एग्जाम्पल आप और आप दो दोस्त हैं और आप अपनी पढ़ाई के रिस्पॉन्सिबल है, आप अपनी पढ़ाई के रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी पढ़ाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी है ना। अब इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसके जिम्मेदार तो आप नहीं है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा उसके जिम्मेदार तो आप नहीं है। तो इसी तरीके से कंपनी में भी क्या किया जाता है, अब जरा ये देखिएगा, अ कंपनी हुज ओनर, एक कंपनी का ओनर जो लीगली रिस्पॉन्सिबल है, जाहिर सी बात है अगर मैंने बैंक से उधार लिया है तो अब बैंक वाला मुझे ऐसे तो नहीं माफ कर देगा, कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो कानूनी कार्रवाई को हम क्या कहते हैं, लीगल मैटर्स। तो मैं लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे रिस्पॉन्सिबल हूं क्या करने के लिए, कि मैंने जितनी अमाउंट उधार पे ली है उतनी अमाउंट मुझे पे करनी है, उतनी अमाउंट मुझे पे करनी है। अगर वो मैं अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के करता हूं, दैट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि मेरी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मुझे अगर अपने घर की चीजें भी बेचनी पड़े तो मैं, लेकिन अगर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बाइक खरीदी, 40,000 रुपए लिए मैंने, क्या नाम है भाई का, जीशान से मैंने 40,000 रुपए लिए और मैंने कहा एक बाइक खरीदता हूँ। अब बाइक खरीदने के मैंने पैसे 10,000 रुपए एक महीने दे दिए, फिर 10,000 रुपए दे दिए, अब 20,000 रुपए बच गए जो कि मैं पे ही नहीं कर पा रहा। तो ये आएगा सीधा सीधा क्या करेगा, वो बाइक बेचेगा, उससे लेट सपोज वो बाइक बिकी कितने की, वो बाइक बिकी 30,000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल। इसने क्या किया, 10,000 रुपए मुझे दिए, 20,000 रुपए अपने पास रखे और अपना हिसाब, यानी इसके पैसे से जो चीज खरीदी थी उसको बेच के सेट ऑफ करके क्या कर लिया हमने,
इसने अपनी लायबिलिटी को कवर कर लिया, तो ये क्या कहलाएगी, यानी उतनी अमाउंट का मैं लायबल हूं जितनी अमाउंट मैंने उससे उधार ली, उससे ज्यादा का मैं लायबल नहीं हूं। अब मैंने वो जो चीज ली है, लेट सपोज मैंने कहा कि यार मैंने उधार लिया और उधार पे मैंने गुड्स खरीद लिया, मैंने चेयर्स खरीदी, मैं कहा मैं चेयर्स का बिजनेस करता हूं, तो मैंने चेयर्स खरीदी, अब मैं चेयर्स बेचूंगा। अब मैं इसको, ये मेरा वेंडर है, ये मुझे, मैं इसे पैसे नहीं दे रहा, तो एट द एंड ये क्या करेगा, जो चेयर्स इसने दिए वो उठा के अपने पास लेके चले जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि साथ साथ वाटर कूलर भी लेके जा रहा है, एसी भी लेके जा रहा है, मार खाएगा कि भाई आप इस तरह की चीजें को क्यों लेके जा रहे हो जो आपको, हाँ आपका कंसर्न था ये 10 चेयर्स का, ये 10 चेयर्स आप ले जा सकते हो तब तक जब तक वो टाइम फ्रेम ना आ जाए, ये चीज, ठीक है जी। एक और एग्जांपल बहुत छोटी सी ले लेते हैं इसकी, क्योंकि ये बाज दफा बच्चों को फर्स्ट टाइम पढ़ने में मसला आता है। मिसाल के तौर पे ऐसा है कि आपके पास दो 500-500 की नोटें, लेकिन वो किसी और की है। अब आपके पास कोई एक दोस्त आता है, वो कहता है कि यार मैंने तुझे कल उधार दिया था और तेरे पास पैसे भी हैं, तू क्या कर, मुझे पे कर दे। आप क्या बोलोगे, भाई देखो ये जो पैसे पड़े हैं ना, ये आपके नहीं है, ये किसी और के हैं, आपके पैसे जो देने हैं वो मैं आपको दे दूंगा, मैं इसमें से नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है ना, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे इन्वेस्टेड, जितनी अमाउंट बोरो करके उधार लेके इन्वेस्ट की, सिर्फ वही अमाउंट वापस करनी है, कोई और चीज पे हाथ लगाने का नहीं सोचिएगा, क्योंकि वो चीज आपके डोमेन से बाहर है। अब हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज हो तो प्लीज आप पूछेगा। हमारा एक ग्रुप होता है बैच का जो कल ही बन गया था, तुमने बनाया था, हाँ भाई चीजें बन गई थी हमारी उस पे, ये मेरा नंबर आप ले लें, सारे मैसेज कर दीजिएगा, ये ग्रुप संभालते हैं, इन्होंने बनाया था। तो वो ग्रुप इसलिए है कि वहां पर कोई डिस्कशन हो, कोई भी चीज हो, तो वहां मैं बुक भी आज शेयर कर दूंगा, और कोई सवाल आप लोगों को पूछते हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। अब मुझे नहीं पता कि हमारी क्लासेस की टाइमिंग क्या चलती है क्या नहीं चलती, लेकिन ये है कि पहली क्लास तो हर किसी की हो गई ना, एक और क्लास PRC 4 की जो आज आई गेस होनी है ना, और इको की भी होनी है, ये इको की आज सेकंड कल हो चुकी है, अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की होनी है, लेकिन इको की आज नहीं है, क्या है ना, लेकिन सेकंड क्लास है ना वो। तो बहरहाल क्लासेस में एब्सेंट ना होइएगा, मेक श्योर कि आप टाइम पे क्लासेस ले लें। तो यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो, या ऐसा किसी को हो रहा है कि यार बहुत ज्यादा हो गया, आप बड़े खामोश, आपको सही समझ आ रहा है, क्या नाम है भाई का, तलहा, तलहा भाई अभी तक आप कौन से बैकग्राउंड से, कॉमर्स या कॉमर्स लिया है, ओ लेवल्स या इंटर, इंटर, तो आपने POC पढ़ा होगा, तो ये POC ही है समझ लें। POC का एक ऐसा वर्जन है जिसमें POC की काफी बातें यहाँ पर है, POC जितना डिटेल नहीं है, क्योंकि POC में कुछ बातों को लंबी किया गया है, क्योंकि वहां का डायनामिक्स अलग है, यहाँ का डायनामिक्स वो नहीं है, जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के वो POC पढ़ चुके होंगे, ये तमाम चीजें जो, अब यहाँ तक किसी का कोई मसला, आगे बढ़ सकते हैं भाई। अब इसके लिमिटेड कंपनी का अगेन बता देता हूं भाई। लिमिटेड कंपनी को अगेन इस तरह से समझना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लिया 1 लाख रुपए, मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लिए और अपनी कंपनी में कर दिया इन्वेस्ट। जब मैंने 1 लाख रुपए लिए और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और अब मैं किसी वजह से लॉस में आ गया, तो पहले मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस के तमाम एसेट बेचने पे भी अगर बात आ जाए तो मैं अपने बिजनेस के एसेट्स को बेचूंगा, और जिससे मैंने लोन लिया है मैं उससे अमाउंट इकट्ठी करके दूंगा। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि जिससे मैंने लोन लिया है कि वो मेरे घर पे आके मेरे घर की चीजों को, यानी कि ओनर को एक तरह की प्रोटेक्शन है कि अगर बहुत बुरा भी हो जाता है तो ज्यादा बुरा ये होगा कि आपके बिजनेस की तमाम चीजें बिक जाएंगी, आपकी पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्शन है कि आपको जस्ट लिमिटेड एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, अदर देन दैट
हाँ, बाज दफा आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाज दफा आप अनलिमिटेड तौर पे लाइबिलिटी ले रहे हो, तो आप कहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए आई विल पे, मैं अपने घर की भी चीजें पे बेच के पे करूंगा। तो ये चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अच्छा, ये दोनों सीक्वेंस होती क्यों है कि आपको कितना बड़ा लोन चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे आप सिक्योर होना चाहते हो वैसे उधार देने वाला भी सिक्योर होना चाहता है। जब एक बंदे को ये पता चलेगा कि भाई मैं जस्ट उतनी चीजें बेच के अपने अमाउंट रिकवर कर सकता हूँ जो इसके बिजनेस में होंगी, तो वो आपको उधार भी कम देगा और इंटरेस्ट ज्यादा लेगा आपसे। लेकिन जब उसको पता चल जाएगा यार मैं इसके घर की भी चीजें, यानी कि पर्सनल चीजें, घर की बोलना सही नहीं रहेगा, पर्सनल एसेट्स को बेच के भी रिकवर कर सकता हूं, तो इससे क्या होगा कि वो ज्यादा लोन लेगा, उससे परवाह नहीं होगी, भाई आप लेता रहे लोन, मैं बेचना होगा तो चीजें भी बेच के रिकवर कर लूंगा और इंटरेस्ट भी कम होगा। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। आई होप कि आपको ये जवाब मिला होगा रबिया। चले जी, अब ऐसा है कि कुछ चीजें और पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्लास को एंड की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में आता है, देखिए अभी हो सकता है कि ये चीजें समझना है, तो इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको कुछ नेचर ऑफ बिजनेस समझा देता हूँ। नेचर ऑफ बिजनेस में यह है कि अगर मैं अकेला बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि उस पैसों को इन्वेस्ट किया और उन पैसों को इन्वेस्ट करके बिजनेस चलाना चाहता हूं, तो मैं उस बिजनेस की नेचर को कहूंगा सोल ट्रेडर। इट मींस आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ऑपरेट दिस बिजनेस, एनी काइंड ऑफ लॉस और प्रॉफिट बिलोंग्स टू मी, ऑल काइंड ऑफ डिसीजन विल बी टेकन, और उसे कौन देगा, मैं दूंगा। अगर मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसे कितने बजे आना है, उसे कब हायर करना है, किस तरह हायर करना है, क्या सैलरी रखनी है, वो तमाम चीजें कौन डिसाइड करेगा, मैं करूँगा। तो उसे कहते हैं सोल ट्रेडर। जब मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर लूं, तो आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द नेचर ऑफ माय बिजनेस, एंड द सेकंड नेचर दैट आई हैव इन माय बॉक्स विच इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि मैंने कहा यार मेरे साथ साथ और कौन कमाना चाहता है, तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अब्दुल वासे को ले लेते हैं, इब्राहिम को ले लेते हैं, जीशान को ले लेते हैं, जहीरुद्दीन को ले लेते हैं। दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन माय बिजनेस, सो लेट्स मेक देम अ पार्टनर। क्यों पार्टनर ले लेते हैं भाई, अब्दुल वासे का फला इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नेटवर्क है, तो इससे हमें बहुत क्लाइंट मिलेंगे, तो क्लाइंट लाने में आसानी होगी। Ibrahim knows how to market the business. Zairuddin knows how to make accounts, financial का business बहुत finance को संभाल। Zishan knows how to manage people, तो हमने उसको supervision का role दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब मैंने partners को collect किया, उससे मेरा business का capital भी बढ़ गया। पहले मैं just 1 लाख रुपए लगाने के capable था, अब सबने 1-1 लाख रुपए लगाया तो 5 लाख बन गए, 5 लाख तक का business कर सकते हैं। तो इससे मेरी ग्रोथ भी बढ़ेगी। ऑल्दो के डिसीजन सिर्फ अकेला मैं नहीं ले सकूंगा, मुझे सबसे पूछना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो भी शेयर होगा, लॉस भी होगा वो भी शेयर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होंगी, डिसीजंस में भी शेयरिंग आएगी, तमाम चीजें हमारी डिवाइड हो जाएंगी। मैं और अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जनरल पब्लिक से भी मांगू पैसे, तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस को कंपनी में चेंज करूंगा और अब मैं कहूंगा कि यार मैं जनरल पब्लिक से भी पैसे मांग के बिजनेस करूंगा। उसके लिए मैं क्या बन गया, कंपनी बन गया। यानी अब मेरी कंपनी के शेयर्स कोई भी जनरल पब्लिक खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई भी नॉर्मल बंदा मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, कोई भी नॉर्मल बंदा मेरी कंपनी का ओनर बन सकता है। तो अगर आप नोट करो तो सोल ट्रेडर में मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, पार्टनरशिप में, फिर कंपनी में। तो इससे ही ये कहा गया है कि जो कंपनीज होती हैं दे हैव मोर मनी अवेलेबल। समझ आ रही है बात।
रिड्यूस रिस्क, जाहिर सी बात है पहले जो लॉस होना था वो पूरा का पूरा मुझ पे जाता अगर सोल ट्रेडर था। फिर पार्टनरशिप में मेरा जो रिस्क था कम हो गया। अब कंपनी में सिर्फ मैंने नहीं, बाकी भी दुनिया के पैसे लगे, अगर नुकसान होगा तो सबका होगा। एक अलग से पर्सनालिटी है कि भाई एबीसी लिमिटेड कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी के बहुत से शेयर होल्डर्स हैं, तो उसकी एक लीगल पर्सनालिटी भी है, लीगल आइडेंटिटी भी है। अगर वहां के ओनर, लेट सपोज एक ओनर वहां पर डाकू है, एक शेयर होल्डर डाकू है, और उसको कल पुलिस पकड़ लेती है, तो उसकी वजह से बिजनेस थोड़ी बंद होगा। या बिजनेस कोई गलत काम कर लेता है तो इसकी वजह से शेयर होल्डर्स को थोड़ी घर से उठा लिया जाएगा। तो ये जो चीजें प्रोटोकॉल दिया हुआ है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग थी। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों भाई डबल सवारी पे आ रहे हैं और डबल सवारी पे पाबंदी, तो मुझे क्यों उठा के लेके जाएंगे? है ना? या अगर मैं डबल सवारी पे आ रहा हूँ, डबल सवारी पे पाबंदी है, तो आप सबको क्यों उठा के लेके जाएंगे? पागल है क्या? रिस्ट्रिक्शन है ना भाई। तो क्योंकि मेरी और आपकी आइडेंटिटी अलग अलग है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आप क्या करते हो, और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस चीज की वजह से हमारा रिस्क भी कम है और हमारी पर्सनैलिटी भी अलग अलग है। यानी कि जो काम मैं करूंगा वो सिर्फ मेरी हद तक, मेरी जात तक महदूद रहना है। आता हूँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ। ये टाइम हो गया क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन साइज भी नहीं है। साइज का मतलब, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बहुत से लोगों को 1 लाख शेयर होल्डर्स, 2 लाख शेयर होल्डर्स, मैं हर जैसे कहना चाहिए डाइवर्सिफाई बिजनेस कर सकता हूँ, तो आई हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल एक एक्स इंस्टीट्यूट है, वो कहता है कि यार अब मैं सोल ट्रेडर था तो मैं जस्ट एक इलाके में इंस्टीट्यूट खोल सकता था, अब मैं करता हूँ कि जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी इन्वेस्ट कर ले, तो मैं क्या कर सकूंगा, अपनी मल्टीपल ब्रांचेस खोल सकूंगा। अब एक्स इंस्टीट्यूट कहाँ चले गया? सऊदिया चले गया, दुबई में भी चले गया, शारजा चले गया, अपना सखर चले गया, हैदराबाद चले गया, पिशावर चले गया। तो ये सारी जगह पे जब चले गया, पंजाब चले गया, तो अब मेरे पास क्या है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत वास्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में क्या है? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बिजनेस खोला है तो उसकी कोई ना कोई तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जाहिर, अब आप देखें, जितनी सोल ट्रेडर, अब अगर एक चिप्स वाले को अपना बिजनेस खोलना है तो क्या उसको कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर एक कंपनी खोलनी है तो आपको पता है कि भाई उसकी एनटीएन रजिस्टर होगा, उसके लिए कहीं पे करना पड़ेगा, किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। जब इजाजत लेनी पड़ेगी तो कुछ, अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमारे जो इलाकों में छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, क्या उन क्लिनिक की कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई लाइसेंस वाइसेंस होता है? नहीं होता। किसी भी डॉक्टर को जगह मिलती है वो अपना लगा लेता है बंटियां और पानी बेचता रहता है ना? और पानी वाले इंजेक्शन ठोकता है, हर किसी को एक ही बंटी चिपका रहा है, और वही घूट के बोलता है पी लेना, गोली उतार ना सको तो यही पी लो। चल रहा है ना चक्कर? तो बहरहाल कहने का अगर यही डॉक्टर कहीं हॉस्पिटल में जाके बैठे तो उसके पीछे सिर्फ उसकी डिग्री नहीं है, हॉस्पिटल की इंटेग्रिटी है, पूरी हॉस्पिटल का नाम है, ब्रांड है, जो कि खराब होगा। और अब उस डॉक्टर पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आएगी कि वो क्या करे, उसको देखे। शेयर होल्डर हैव लिटिल पावर। अब जाहिर सी बात यह है कि जिसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो ज्यादा बिजनेस में बोलने का हक रखता है। मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर खरीदते हैं और आप सब ने एक एक रुपया इन्वेस्ट किया है, 100 रुपए का रजिस्टर है, 25 लोग हैं, सबने एक रुपये इन्वेस्ट किया, मैंने पूरे 75 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ज्यादा पावर किसके पास है? मेरे पास है। अब जीशान आगे कहे कि मुझे एक दिन के लिए रजिस्टर दे दो, तो क्या मैं दे सकता हूँ? दे तो सकता हूँ, लेकिन आई हैव टू आस्क अदर मेंबर्स कि भाई इस तरह से हो रहा है, कहीं अनड्यू तो ना हो जाए। ठीक है ना? तो मैं बड़ी अजीब एग्जांपल देके बात समझाई, लेकिन बात यही है कि जितनी ज्यादा आपकी शेयर होल्डिंग, जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ज्यादा ही आप अपनी पावर को क्या कर सकोगे, यूटिलाइज कर सकोगे। समझ आ रही है बात? उसकी एग्जांपल ऐसी है कि एक रेगुलर स्टूडेंट है और एक वर्कशॉप में आने वाला स्टूडेंट है। जाहिर सी बात है एक अटैचमेंट, एक जेलअप रेगुलर स्टूडेंट से ज्यादा होगा कंपेयर टू वर्कशॉप में आने वाले से। तो ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहेगा?
टीचर ज्यादा बात किसकी मान रहा होगा, ज्यादा क्वेश्चंस किसके जवाब दे रहा होगा, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, जो रेगुलर जिसकी शक्लें देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हम अपनी चीजों को रखते हैं। आई होप के 10 मिनट है हमारे पास। अब यहां तक आपका कोई सवाल है तो आप बताएं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि आगे ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसका एक पोर्शन और है जिसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर। वो इंशाल्लाह अपने वक्त में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो आज की क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कोई चीज इस टॉपिक से या इस चीज से रिलेट पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वापस समझा दूं? जी जी, पेन ले रहे हैं आपने? जो पैसे लिए हैं क्या ये पेन खरीदने के लिए? इफ यस तो आंसर भी यस है। मतलब आपके पैसे किस चीज में यूज किए? पेन लिया, वापस कर दो, गुम गया, अब या तो उस पेन के पैसे दे दो, यानी कि उसकी जितनी कॉस्ट, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट है उसके पैसे हैं, अब या तो आप प्रोडक्ट दे दो, अगर नहीं दे सकते, खराब हो गई, टूट गई, आप उसे एक नई प्रोडक्ट ला के दे दो। सही है ना। अब हो सकता है कि आपको जब इसने वो प्रोडक्ट दी उसकी प्राइस कम हो, लेकिन अब जब घूम गई, अब जब दूसरी प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उसकी प्राइस उससे ज्यादा की हो, तो आपको ज्यादा भी पे करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोडक्ट है। समझ आ रही है बात? ये चीज है। आगे जी, लेकिन कहने का मकसद ये है बेटा कि लिमिटेड के अंदर ना nobody कैन आस्क मी टू सेल माय पर्सनल एसेट्स। यानी मिसाल के तौर पे मैंने जो चीज ली है, जैसे मिसाल के तौर पे बाइक की एग्जांपल हमने ली ना, तो बाइक की एग्जांपल ये थी कि अब बाइक बेच के हम अपने उधार को रिकवर करें। अब घर का टीवी बेच के आप क्यों क्या करने वाले हो? मतलब आप मेरे पर्सनल एसेट्स तक ना जाओ, वो एसेट्स में ना जाओ जो इसके अलावा है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, वो पर्सनल मैंने लिया था, हो सकता है वो किसी और से उधार लेके लिया हो, तो आप उसको बेच दोगे तो फिर मैं उसको क्या दूंगा? तो चीजों को रिस्ट्रिक्ट, अभी मैं तभी कहा कि ये जो चीजें हमने पढ़ी अभी, इसमें बहुत सी ज्यादा, अब ये स्लाइड समझाने से पहले मुझे एक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की तमीज बांधनी पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली ये बात समझ आना एक नॉन गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी चैप्टर नंबर 1 के बाद जब इसकी हम बुक रीडिंग करेंगे, समझेंगे, तो चीजों में हमें क्लैरिटी आहिस्ते आहिस्ते आ जाएगी, और सवाल हमें समझ आ जाएंगे कि अच्छा उस टाइम पे जो मेरा ये सवाल आ रहा था मेरे जहन में, वो इसलिए आ रहा था कि मैंने ये दो चीजें नहीं पढ़ी, अब पढ़ ली है, अब मेरा सवाल नहीं आ रहा। अभी लिमिटेड कंपनी को पढ़ाना मकसद नहीं था, बताना मकसद, कि आपको पता चल जाए कि लिमिटेड क्या होता है। पढ़ाना अगले सेकंड चैप्टर में खुद ही आ जाए। सही है ना। तो अभी से बताना वो तमाम चीजों को बताना जिसको फिर आप दूसरी दफा देखो, पढ़ो, सुनो, तो आपको कोई अजीब ना लगे कि यार ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। अब आप लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर नहीं भी समझे, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में बुक रीड करते हुए इसका समझोगे, तो कुछ चीजें, हाँ यार ये सुना हुआ अलग वर्ड है, ये कोई अलग वर्ड नहीं है। तो इसलिए भी बात चीजें होती है, तो जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ दैट। सही है भाई? और बताएं। हाँ भाई, ऑनलाइन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड बता दे। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में ये है कि प्राइवेट लिमिटेड में वो लोग होते हैं जो, जिन, देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब जिनके शेयर्स मार्केट में सेल ना हो, यानी कि जिनके जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज ना किए जाते हो, उसे हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है? मेरे और आप तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसके शेयर्स को बेचने से पहले आई हैव टू कंसर्न विद द अदर पार्टीज एज वेल, कि मैं अपने शेयर्स फला बंदे को बेच रहा हूं, आप लोगों की इजाजत है कि नहीं। प्राइवेट में, यहां एक बच्चे का सवाल आ सकता है
कि इफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अगर हमें अपने बाकी शेयर होल्डर से पूछना है तो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप में भी हमें अपने पार्टनरशिप राइट बेचने से पहले, अब ये थोड़ी डिटेल है, ठीक है बोलो आ रहे हैं। अब ये जो पार्टनरशिप है उस पे भी यही तमाम चीजें, अभी तक पार्टनरशिप हमने इतना डिटेल नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी समझा कि भाई मैं अगर अपना पार्टनरशिप राइट किसी को दे रहा हूं तो मुझे अपने ए पार्टनर से पूछना पड़ेगा क्या मैं बेच सकता हूं। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है लायबिलिटी का। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि पार्टनर्स अगर लॉस में चले गए तो उनको हर सूरत में पैसे देने हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन टू पे जहां आ जाएगा वहां पर ये चीजें हमारी नहीं होंगी। बिल्कुल इसीलिए लगाती है ताकि सामने वाला जब डील करेगा तो उसको ये बात जहन में आ जाए कि मैं इसके साथ जो भी बिजनेस करूंगा कल को अगर ये नुकसान में चले जाता है तो मैं इससे उतनी ही चीज मांग सकता हूं जितनी मांगनी चाहिए होगी। एग्रीमेंट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना। इंडस्ट्री बोलते थे, टीचिंग इंडस्ट्री है, शूज इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, स्कूल इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, जहां पर स्कूल्स है। स्पेसिफिक मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई टीचिंग इंडस्ट्री में हमारे पास एक टीचर्स की यहाँ पर एक प्रोफेशन है, तो हम कह सकते हैं भाई टीचर्स की इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे पाकिस्तान में और इंडिया में वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल टीचर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर टीचर्स की क्वालिटी बाकी मुल्कों से ज्यादा बेहतर है। तो पूरी दुनिया में जो अच्छे टीचर्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर्स की पढ़ाई करवानी होती है तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स, अगर आईटी की पढ़ाई करवानी होती है तो इंडियन, और अगर अकाउंटेंट चाहिए तो पाकिस्तानी, ठीक है ना। अगर मजदूर चाहिए तो पहले पाकिस्तानी होते थे लेकिन अब इंडियन होते हैं, फिलीपींस होते हैं, चाइना के होते हैं। तो अभी डाइवर्सिफाई होने लगा है बेस्ड ऑन दी फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप कि यहाँ तक तमाम बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। चले जी, 3 मिनट है, अपना ख्याल रखते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।